बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मेरा तीसरा जो उद्देश्य था, मेरा तीसरा जो संकल्प था, वो अधूरा है। उस समय उन्होंने शायद 52 या 53 में कहा था। उस समय बाबा साहब आम्बेडकर का जो तीसरा जो उद्देश्य था वो आज भी अधूरा है उनका। और उस समय में उन्होंने कहा कि मेरा तीसरा उद्देश्य अधूरा है। वो तीसरा उनका उद्देश्य था कि गांव के अंदर रहने वाले जो हमारे बांधव हैं वो सुरक्षित रहे, सलामत रहे, उन पर अत्याचार ना हो। उसमें मैं सफल नहीं हुआ, वो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि गांव के अंदर रहने वाले जो हमारे अछूत बांधव हैं वो शहरों में आना चाहिए ताकि उनका उत्थान हो, वो सुरक्षित भी रहे। माननीय सुधु साहब, हमारे परम मित्र केपी चौधरी जी, नितिन जी मेश्राम, डॉक्टर राजकुमार जी, श्री दयानंद जी एवं बालकरण जी एवं आप सभी, बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती को निमित्त बनाकर यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर राजकुमार जी ने इतना विशद, सारगर्भित और सभी पहलुओं को छू देने वाला बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया है। मुझे निकलना है इसलिए पहले बोलना खड़ा हुआ हूँ। मगर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस प्रकार प्रदान किया है हर क्षेत्र के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने राजनीतिक क्षेत्र की बात की, लोकतंत्र की बात की, उसी तरह उन्होंने शिक्षा क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, श्रमिक क्षेत्र हो, महिला अधिकार की बात हो। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहां बाबा साहब आम्बेडकर की अमिट छाप न हो। और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो प्रदान किया है, उनका जो दर्शन है, जो विचार है और उनका जो जीवन कार्य है, उसका जब हम विहंगावलोकन करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि बाबा साहब आम्बेडकर का पूरा जीवन 3 बातों पे हमें इंगित होता दिखाई देता है। एक है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन, जो डिग्रियां प्राप्त की थी, वो सभी समाज का जो शोषित, पीड़ित और जिन्हें शताब्दियों से न्याय से वंचित कर दिया था, ऐसे पीड़ित जनों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दूसरा है लोकतंत्र की आत्मा जीवंत रहे, इसके लिए उनका पूरा जीवन हमें दिखाई देता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे उनका जीवन हो, लोकतंत्र की बात हो या छुआछूत के खिलाफ उनका संघर्ष हो, सभी में हम देखेंगे तो दिखाई देता है नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सर्वोपरि। और इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर, जब मैं कहता हूं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि उनका जीवन मंत्र था, आप देखेंगे कि जब उन्होंने महाड़ की धरती पर चौदार तलाव को लेकर जब आंदोलन शुरू किया, संघर्ष शुरू किया, तब महाड़ की धरती पर बाबा साहब आम्बेडकर का जो प्रवचन हुआ है, उसमें बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि ये जो छुआछूत की जो मानसिक बीमारी है, छुआछूत का जो सामाजिक रोग है, उसके कारण अछूत समाज को तो नुकसान हुआ ही, साथ साथ सवर्ण समाज को भी नुकसान हुआ। और ये दोनों के अलावा सबसे अधिक नुकसान इस राष्ट्र को हुआ। तो जब बाबा साहब आम्बेडकर बॉम्बे असेंबली के अंदर, जब कर्नाटक प्रांत का विभाजन होने वाला था, जो डॉक्टर साहब ने उल्लेख किया, तब बॉम्बे असेंबली में उन्होंने कहा, उस समय के कुछ सदस्य थे, जब बोलने के लिए खड़े हुए तो किसी ने कहा कि मैं पहले भारतीय हूं, बाद में हिंदू हूं। कुछ बोला कि पहले मैं मुसलमान हूं, बाद में मैं भारतीय हूं। जब बाबा साहब आम्बेडकर बोलने के लिए खड़े हो तो उन्होंने कहा कि मैं पहले भी भारतीय हूं, बाद में भी भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय हूं। और उन्होंने हर हमेशा समाज और राष्ट्र की चिंता की। 1916 में जब बाबा साहब आम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए, तब उन्होंने
16 में निबंध लिखा है भारत में जातियां, कास्ट इन इंडिया। उसमें बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा है कि भारत सांस्कृतिक स्तर पर एक है, सब में एक रक्त है, मगर सामाजिक स्तर पर भारत एक नहीं है, और जो देश सामाजिक स्तर पर एक नहीं होता वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाता है। और हम देखते हैं बाबा साहब आंबेडकर ने इसका भी निदान किया है कि भारतवर्ष 1000 साल की गुलामी की जंजीरों में क्यों कैद हुआ, तो उन्होंने उसका भी विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि हम आपस में लड़ते भी थे, असंगठित थे और छुआछूत की मानसिकता से ग्रस्त थे। और जब ये पढ़ाई करके बाबा साहब आंबेडकर भारत लौटे, तब उन्होंने अपने जीवन की पहली वैचारिक जागरण के लिए सामयिक प्रारंभ किया, मूक नायक। बाबा साहब आंबेडकर मूक नायक में 3 बातें लिखते हैं। पहली है कि हम सब मतलब भारत में रहने वाला प्रत्येक भारतीय एक ही नाव के यात्री है। अगर इस नाव में किसी एक व्यक्ति ने भी छेद किया तो सब मरेंगे, सब डूबेंगे। मूक नायक में बाबा साहब आंबेडकर एक दूसरी बात लिखते हैं जो उनका जीवन भर का संघर्ष रहा। वो लिखते हैं बाबा साहब आंबेडकर के जो हिंदू समाज है वो हिंदू समाज 4 मंजिला इमारत है, और यह ऐसी इमारत है कि इसमें एक दूसरे में जाने के लिए सीढ़ी ही नहीं है। ये सीढ़ी नहीं है, इसके कारण ऊपरी मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी निकम्मा हो, चाहे कितना भी निष्कृत हो, चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, वो नीचे नहीं आ सकता। और नीचे मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे कितना भी चरित्रवान हो, वो ऊपर नहीं जा सकता। तो बाबा साहब आंबेडकर की जो लड़ाई थी, जो संघर्ष था, ये जो असमान इमारत थी, वो ध्वंस कर एक वर्णीय समाज की प्रस्थापना करनी। और तीसरी बात बाबा साहब आंबेडकर लिखते हैं, आप देखिए बाबा साहब आंबेडकर का विजन किस प्रकार का था कि आज जो शब्द हम सुनते हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेकिंग इंडिया, बाबा साहब आंबेडकर ने तो ये विचार 1920 में ही रख दिए थे। उन्होंने जापान का उदाहरण दिया है मूक नायक में। बाबा साहब आंबेडकर लिखते हैं कि जापान में भी जाति व्यवस्था थी, वहां पर समुराई नाम की जाति थी, वो अपने आप को सर्वोच्च मानती थी, सब पर डोमिनेट करती थी, और इसके कारण जापान विकास की दौड़ में पिछड़ रहा था। जब जापान के लोगों को लगा, जापान की ये जो समुराई नाम की जाति थी, उनको भी लगा कि हमारी इस मानसिकता के कारण जापान प्रगति की दौड़ में पिछड़ रहा है, और जापान ने, समुराई जाति ने अपनी जो जाति व्यवस्था थी उसका लोप कर दिया, उसे मिटा दी। दुर्भाग्य से हमारे देश में किसी को ऐसा नहीं लगा कि हमारे ये अहंकार के कारण, हमारी ये जातिवादी मानसिकता के कारण इस राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, वो किसी को नहीं लगा, बस जापान को लगा। और उन्होंने जापान में रहने वाला प्रत्येक जापानी मेरा भाई है, ये भाव लेकर जापान निकला, और 1920 में जापान समग्र संसार में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया। ये बात लिखने के बाद बाबा साहब आंबेडकर के अंतर्मन में जो सपना है, संकल्प है, उद्देश्य है और जो पीड़ा है, वो लिखते हैं कि क्या भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता। ये उनकी पीड़ा भी है, सपना भी है। बाबा साहब आंबेडकर जैसे अपने जीवन का पहला सामयिक प्रारंभ किया, उसी तरह बाबा साहब आंबेडकर ने 1924 में मार्च महीने में अपने जीवन की पहली सामाजिक संस्था प्रारंभ की, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इस संस्था जब प्रारंभ हो रही थी तब बाबा साहब आंबेडकर ने 4 उद्देश्य सामने रखे थे। संस्था का पहला उद्देश्य था संस्कार केंद्र की स्थापना करना। बाबा साहब आंबेडकर का पूरा जीवन आप पढ़िए, उन्होंने संस्कार को सबसे ऊपर रखा है। बाबा साहब आंबेडकर मानते थे कि चाहे आप कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लो, अगर संस्कार नहीं है तो आप राक्षस की स्तर पर, उन्होंने शब्द भी प्रयोग किया ऐसा। तो बाबा साहब आंबेडकर उन्होंने कहा भी कि आज मैं जो कुछ हूं, मेरे अंदर जो संस्कार है वो मेरे पिताजी ने जो मुझे बाल्यावस्था में संस्कार दिया था, उसी के कारण। तो बाबा साहब आंबेडकर ने अपनी संस्था का पहला उद्देश्य संस्कार केंद्र की स्थापना करना। बाबा साहब आंबेडकर ने उसका दूसरा उद्देश्य रखा था, दूसरा संकल्प था, और वो था छात्रावास और ग्रंथालयों की स्थापना करना। बाबा साहब आंबेडकर के जीवन के अंदर ग्रंथालय, ग्रंथ का, पुस्तक का बहुत बड़ा महत्व है। जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उस समय हमारे उस समय के कायदाविद थे फिरोज शाह मेहता, उनका देहावसान हुआ था। वो समाचार बाबा साहब आंबेडकर ने वहाँ पढ़ा, और उस समय उन्होंने वहाँ ये भी पढ़ा
कि फिरोज शाह मेहता का जिस प्रकार का व्यक्तित्व था उसी प्रकार की एक बड़ी प्रतिमा मुंबई में लगने वाली है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने उस समय कोलंबिया से बॉम्बे क्रॉनिकल नाम का एक दैनिक था, उसमें लेटर्स टू द एडिटर लिखा और उसमें बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा कि फिरोज शाह मेहता की जिस प्रकार की प्रतिभा थी उस प्रकार की प्रतिमा नहीं बन लगनी चाहिए, मगर उस प्रतिभा के प्रकार का ग्रंथालय बनना चाहिए। तो बाबा साहब आम्बेडकर मानते थे कि प्रतिमा लगने से एक श्रद्धा व्यक्त होती है, मगर व्यक्तित्व का निर्माण करना है, भविष्य की पीढ़ी को तैयार करना है, तो उसके लिए ग्रंथालय बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इस संस्था का दूसरा उद्देश्य ग्रंथालय की स्थापना करना। तीसरा उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब आम्बेडकर उस समय भी मानते थे कि केवल सरकारी नौकरी से ही समाज का कल्याण नहीं होगा। अगर समाज के युवाओं को आगे ले जाना है तो उसे और क्षेत्र भी ढूंढने होंगे। तो उसका तीसरा उद्देश्य था जो युवा है, युवाओं को छोटा मोटा व्यवसाय कर सके, छोटा मोटा कारोबार कर सके, उसके लिए प्रशिक्षण देना। और चौथा उद्देश्य था किसी के पास छोटी मोटी अगर कृषि लायक जमीन है तो उस छोटी सी जमीन में भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कृषि का कैसे ले सके, उसके लिए किसानों को प्रशिक्षित करना। ये चारों उद्देश्य आज भी रिलेवेंट हैं, आगे समय में भी इतने ही रिलेवेंट रहने वाले हैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर का हर क्षेत्र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहा है। दुर्भाग्य से दलित समाज ने ये दलितों के नेता इसी कैद कर दिया, बाकी जो समाज है उन्होंने भी ये दलित समाज के नेता। तो इसके कारण बाबा साहब आम्बेडकर का जिस प्रकार का एक विराट व्यक्तित्व था, एक तेजोमय व्यक्तित्व था, एक सूर्य समान व्यक्तित्व था, एक महासागर सा व्यक्तित्व था, वो एक संकुचित बन गया। तो बाबा साहब आम्बेडकर एक बात विशेष में उल्लेख करूंगा, हम सब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जो तीसरा उद्देश्य था बाबा साहब आम्बेडकर का, युवाओं को प्रशिक्षित करना, ये आज भी क्यों रिलेवेंट है? ये कमीशन का मैं चेयरमैन बना, उसके बाद हम बैंकों का रिव्यू कर रहे हैं, तो तब हमारे ध्यान में आया, जब हमने बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक का रिव्यू किया, तब हमारे सामने बात आई कि चार्टर्ड अकाउंट का जो पद होता है वो एससी के लिए रिजर्व है, मगर मिलते नहीं हैं। तो अब हम सब बैठे हैं, हमारा माइंड सेट हो गया है या तो शिक्षा जगत में जाना, या सरकारी नौकरी लेना, या इंजीनियर बनना, या डॉक्टर बनना। ऐसे जो क्षेत्र है चार्टर्ड अकाउंट वगैरह क्षेत्र, हमारे युवा आज भी नहीं जाते। तो इस दिशा में हमें सोचना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर का जो सपना है वो पूरा हो सकेगा। कहने के लिए तो काफ़ी है, मगर एक अंत में दो बात कह के मैं मेरी बात पूरी करूंगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र में आए हुए, राजनीतिक क्षेत्र में आए हुए 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, और जब मैंने ये यात्रा प्रारंभ की थी तब मेरे 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि ज्ञान की जो गंगा है वो अछूत के घर घर में पहुंचाऊं। ये जो मेरा पहला उद्देश्य था, महद अंश में सफल हुआ हूं, ये बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा। मेरा दूसरा उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा अछूत बांधव सरकारी नौकरी करें, मैं दूसरे उद्देश्य में भी सफल हुआ हूं। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मेरा तीसरा जो उद्देश्य था, मेरा तीसरा जो संकल्प था वो अधूरा है। उस समय उन्होंने शायद 52 या 53 में कहा था। उस समय बाबा साहब आम्बेडकर का जो तीसरा जो उद्देश्य था वो आज भी अधूरा है उनका। और उस समय में उन्होंने कहा कि मेरा तीसरा उद्देश्य अधूरा है। वो तीसरा उनका उद्देश्य था कि गांव के अंदर रहने वाले जो हमारे बांधव हैं वो सुरक्षित रहे, सलामत रहे, उन पर अत्याचार ना हो। उसमें मैं सफल नहीं हुआ, वो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि गांव के अंदर रहने वाले जो हमारे अछूत बांधव हैं वो शहरों में आना चाहिए ताकि उनका उत्थान हो, वो सुरक्षित भी रहे। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर का तीसरा उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में, जैसे हम सब बाबा साहब आम्बेडकर के त्रिसूत्र बार बार बोलते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐसे ही 3 शब्द दिए थे, वो बहुत कम हम उपयोग भी करते हैं और इतना प्रचलित भी नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, और बाबा साहब आम्बेडकर के लिए केवल 3 शब्द नहीं थे, ये 3 उनके आराध्य देवता थे, और उन्होंने शब्द भी यही उपयोग किया है, ये मेरे 3 आराध्य देवता हैं। उनका पहला शब्द है, उनका पहला आराध्य देवता है विद्या।
बाबा साहब आम्बेडकर आराध्य देवता मानते हैं विद्या को। उन्होंने कहा कि मनुष्य को मानवता की ओर ले जाते हैं विद्या। विद्या मतलब डिग्री नहीं। तो बाबा साहब आम्बेडकर का पहला आराध्य देवता है विद्या। उनका दूसरा शब्द है, उनका दूसरा आराध्य देवता है आत्मसम्मान। और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा इस आराध्य देवता की बात करते हुए कि आप बकरी के जैसे मत रहो, सिंह की जैसे रहो। अगर आपने सिंह की तरह रहे तो कोई आपका बलि नहीं लेगा, क्योंकि बलि तो बकरी की ले जाती है। और इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि अपना आत्मसम्मान रखिए। उनका तीसरा आराध्य देवता था और वो है शील चरित्र, जो मैंने प्रारंभ में शब्द किया संस्कार। शील चरित्र की बात करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मैं कई वर्ष विदेश में रहा, मैंने कभी भी बीड़ी सिगरेट शराब को हाथ तक नहीं लगाया। अगर ये तीन बातें लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो समाज का भी उत्थान होगा। और ये हम सब जानते हैं कि संविधान की ये 75 वर्ष की यात्रा है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि अगर लोकतंत्र संविधान को सफल करना है तो तीन बातें महत्वपूर्ण है। पहली है कि सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए हमें लोकतंत्र संविधानिक मार्ग अख्तियार करना पड़ेगा। उन्होंने दूसरा कहा कि हमें रक्त रंजित मार्ग त्यागने होंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि अहिंसक सत्याग्रह, इस प्रकार के जो आंदोलन है वो हमें छोड़ना होगी, क्योंकि वो हमें अराजकता की ओर ले जाता है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भी बातें कही हैं वो आज भी रिलेवेंट है, भविष्य में भी रिलेवेंट करने वाली है। और बाबा साहब आम्बेडकर के जो विचार है वो इस राष्ट्र के लिए पोषक है, इस समाज के लिए पोषक है, और साथ साथ इस राष्ट्र के लिए एवं लोकतंत्र के लिए पोषक है। मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और आज एसोसिएशन ने मुझे यहां बुलाकर मेरा सम्मान किया। मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं।